हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपके सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास नंबर थर्ड। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए दो क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, आज आपकी क्लास तीसरी है। इससे पहले दो क्लास ले चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, सीडीपी क्लास बाय सचिन सर, क्लास फर्स्ट सेकंड करके। ठीक है, वो आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगी और उसके साथ में टॉपिक भी मैं आपके लिए कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो तीन टॉपिक भी मैंने करा दिए और आज आपकी क्लास थर्ड हो जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसके अंदर भी आपको स्कोर कराएगा और बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपकी क्लास थर्ड की। हर क्लास के अंदर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानकर चलिए हर क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है किसी क्लास से दो आ जाए, किसी क्लास से पांच आ जाए, वो एक अलग बात है, वरना हर क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज मैं कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो क्लास के अंदर मैंने पहले क्वेश्चन करा दिए वो रिपीट क्वेश्चन ना हो पाए। ठीक है, कोई एक आधा हो गया तो हो गया, वरना सभी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर क्लास के अंदर। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। ठीक, सभी को गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोग अब कर लेते हैं अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, चलिए भाई, और साथ के साथ आप लोग भी फिर आंसर दिया करो और देखा करो आपका कितना स्कोर है। ठीक, और इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक की क्लास चलने वाली है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट हो सकता है। कल मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बनाकर क्या आप लोगों के लिए गिफ्ट हो सकता है। ठीक है और इसके अलावा जिन लोगों को कोर्स लेना है वो प्ले स्टोर से जाके सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। मैं वहां पर सीडीपी पेपर वन पेपर टू की आपको कराता हूँ। ठीक है, अभी आपकी क्लास चल रही है और जिसके अंदर आपको कंटेंट भी मिल जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट हो, नोट्स हो मेरे वाले सीटेट के, चाहे आपके एनसीईआरटी का कंटेंट हो। ठीक है, कुछ पूछना हुआ करे तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, इस पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए भाई, अब साथ के साथ शुरुआत कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया और पहले क्वेश्चन के साथ ही आपको पोल दे देते हैं। पोल दे दे भाई इनको। ठीक है, और आप लोग देखना कि आप लोग कितना स्कोर करते हो, लास्ट में ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर आप लोग यहां पर बताना। ठीक है जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया यानी कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका प्रोसेस होता है, उसमें अक्सर हम जो चरण होते हैं, जो स्टेप होते हैं, उन पर फेरबदल करते रहते हैं। अच्छा जी, फिर भी औसतन रूप से यानी एवरेज तरीके से समस्या समाधान प्रक्रिया यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका प्रोसेस है, उसका जो पहला चरण है, पहला स्टेप है, वो क्या होता है। ये भाई साहब कह तो रहा है कि हम उसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, मतलब पिछले एग्जाम में नहीं है, वरना आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपका मेथड आता है प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड आता है, और कोई चेंज नहीं करा जाता। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हम चेंज कर सकते हैं चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रेन प्लास्टिसिटी का भी आज एक क्वेश्चन आया था जो पहली बार पूछा गया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके समस्या समाधान मेथड की। ध्यान से देखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। कौन सा? समस्या समाधान विधि, जिसको कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या कहा जाता है जिसको? जिसको कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। इसको ध्यान से समझना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। सीबीएसई का आपका मेथड है और आपको पता ही है ये मेथड आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हमको इसके नाम से ही चीज क्लियर आ रही है, समस्या समाधान विधि, यानी एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने समस्या लिख दी, आपके सामने समस्या है कि सर हमें सीटेट का एग्जाम पास करना है और अच्छे नंबर से पास करना है, तो आपके सामने समस्या आ गई। क्या? सीटेट का एग्जाम आपके सामने समस्या आ गई। अब इसका आपको समाधान करना है। ठीक है, क्या करना है? इसका समाधान करना है। तो समाधान करने के कुछ स्टेप बताए हुए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टेप बताए हुए, फेरबदल मत करना, वरना ज्यादातर यही स्टेप आते हैं। क्वेश्चन में कह तो दिया हम फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बचना इस चीज से। देखिए अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कौन कौन सा आपके समस्या समाधान विधि के जो आपके स्टेप है उनके बारे में नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर समस्या समाधान विधि की अगर मैं बात करूं, सामने आपके सीटेट आ गया, सीटेट आपके सामने समस्या है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है, हम क्या काम करते हैं? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी हम समस्या की सबसे पहले पहचान करते हैं, और आइडेंटिफाई के साथ साथ में लिख लीजिए अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, और डिस्क्राइब द
प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम को देख लेना भाई, जल्दी जल्दी में लिखा है। अब मान लीजिए आप लोग घर के अंदर हो, ठीक है, आप लोगों की जॉब नहीं लग रही, आपके पड़ोसी की जॉब लग गई, और आपके घर वाले आपको ताना दे रहे हैं, पूरे दिन यही पड़ा रहता है, पड़ी रहती है, तेरी कब नौकरी लगेगी। ठीक है, तो आपकी इज्जत का नाश कर दिया घर वालों ने, रोज ताने मार मार के, ताने मार मार के। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि यार ये समस्या मेरे साथ क्यों आ रही है, ऐसा क्या सभी के साथ हो रहा है क्या। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि समस्या की पहचान करते हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे घर वाले क्यों ताने मारते रहते, जब मैं छोटा सा था जब तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, अब मुझे गालियां देते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, अब मैं इनका बच्चा नहीं रहा क्या। ठीक है, तो आपने पहले समस्या की पहचान करी कि आपके साथ हो क्या रहा है, समस्या को आपने समझा, अंडरस्टैंड का क्या मतलब है, समस्या को आपने समझा, ठीक है, कि आखिरकार हो क्या रहा है, और उसको डिस्क्राइब किया, उसकी व्याख्या करी। जब आपने देख लिया मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भाई जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूं कि काम कर ले कुछ, घर कैसे चलेगा, कैसे इस तरीके से ताने मारे जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है डिफाइन द प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर आ जाता है डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी कि परिभाषित करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण मेथड है, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, एक बारी में समझ में आ जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है डिफाइन द प्रॉब्लम। आप यहां पे समस्या को परिभाषित कर रहे हैं। अच्छा, समस्या ये भाई मैं घर के अंदर पड़ा रहता हूं, पूरे दिन रील देखता रहता हूं, ठीक है, तेरा यार बदमाश, तेरा यार बदमाश, और या मैं घर के अंदर पड़ी रहती हूँ, व्हाट्सअप व्हाट्सअप चलाती रहती हूँ, और घर वाले ताने मारते रहते हैं। तो चलो यार, मैंने अपना एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है कॉलेज के अंदर, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो उसके माध्यम से चलो मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, मास्टर या मास्टराइन क्या पता बन जाए और तानों से बच जाए। तो यहां पर आपने डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को आपने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद तीसरे नंबर पर क्या करोगे, तीसरे नंबर पर आप लोग यहां पर बनाते हो फैक्ट, यानी कि तथ्य ढूंढते हो। क्या काम करते हो, फैक्ट, यानी कि जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को आपने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, तथ्यों का ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपके सामने सीटेट की प्रॉब्लम है, और सीटेट एक बार एग्जाम पास हो गया, उसके बाद मेन एग्जाम पास हो गया, जॉब लग जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो उसके बाद मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, ना घर वाले ताने मारेंगे, समाज में इज्जत होगी, सब मतलब अच्छी तरीके से पेश आएंगे। तो आप लोग तथ्य ढूंढने पर लग गए। अब तथ्य क्या क्या ढूंढे कि भाई ये जो सीटेट है, जो मेरे सामने समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा, इसके लिए तथ्य ढूंढने शुरू कर दिए। तो आप लोग तथ्य ढूंढने के अंदर करते हो चर्चा, यानी डिस्कशन करते हो, अपने दोस्त यार से करते हो, अरे भाई तेरा भी तो सीटेट का एग्जाम है, तू कहां से पढ़ रहा है, तू कहां से पढ़ रही है। वो कहेगा भाई मैं तो सचिन सर से पढ़ रहा हूं, बहन मैं तो सचिन सर से पढ़ रही हूँ। कोई यूट्यूब से बताएगा, कोई पेड क्लास से बताएगा। चर्चा करने के बाद आपने करा फील्ड ट्रिप। आपने क्या काम करा, फील्ड ट्रिप। ये वो फील्ड ट्रिप है जो आप लोगों के ईवीएस के एग्जाम में आता है, क्षेत्र भ्रमण। तो आप लोगों ने कहा चलो एक दो दोस्तों के पास जाता हूं, या चलो एक दो कोचिंग में ट्राई मार के आता हूं। ठीक है, वो शुरू में क्या बोलते हैं कि सर हम तो ट्राई के लिए आए हैं, देखना है कि मास्टर कैसा पढ़ाता है। तो फील्ड ट्रिप पर गए, आपने देखा भाई क्या पैटर्न है, कैसा टीचर आता है, कैसी उसकी शक्ल है, क्या एग्जाम के लिए पढ़ाता है। तो फील्ड ट्रिप पर आप लोग गए। ठीक है, उसके साथ में आप लोगों ने क्या काम करा, सर्वे भी आप लोगों ने करा। क्या काम करा, सर्वे करा, कौन सा कोचिंग वाला बढ़िया है, यूट्यूब पर आके देखते हो कौन सा यहाँ पर यूट्यूब पर सबसे बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, कौन सी किताब बढ़िया है यहाँ पर, फिर आप लोग सर्वे करते हो, क्योंकि समस्या का समाधान तो तभी आएगा। यानी कुल मिला के अगर मैं इसके लिए एक टर्म लिखूं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, यहां पर आप लोग परिकल्पना, यहां पर आप लोग परिकल्पना, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलूं तो हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हो। हाइपोथेसिस यहां पर बनाना आप लोग शुरू कर देते हो कि भाई मैं तो फलाने सर से पढ़ूंगा, क्योंकि फलाने सर के एग्जाम में बच्चे बहुत पास होते हैं, ये मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो आपने तथ्य ढूंढ लिए, हाइपोथेसिस बना ली, और भाई जैसे इन्हें देखने में लग रहा है ना इनका रिकॉर्ड है, भाई 150 में से 150 लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हाइपोथेसिस, परिकल्पना बना ली इन तथ्यों के आधार पर। उसके बाद आप लोग क्या काम करते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग करते हो यहां पर एनालिसिस करते हो। क्या काम करते हो, उसके बाद यहां पर आप लोग करते हो एनालिसिस करते हो, यानी कि विश्लेषण करना शुरू कर देते हो समस्या का। क्या काम करना शुरू कर देते हो, समस्या का विश्लेषण करना शुरू कर देते हो। भाई सीटेट में तो सीडीपी आती है, सीडीपी में सचिन सर से ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, भाई ईवीएस आती है, सोशल साइंस आती है, साइंस आती है, भाई वो एनसीईआरटी में से पढ़ लूंगा। यहाँ पर जो हिंदी आती है सचिन सर बढ़िया तरीके से कराता है, अच्छा इनका चलो बैच है, बैच भी ले लेता हूं। तो आपने जो समस्या थी उसको, उसका विश्लेषण कर दिया, यानी कि टुकड़ों में उसको बांट दिया। क्या काम कर दिया, टुकड़ों में बांटना। यहां पर क्या होता है, समस्या को टुकड़ों में बांट दिया। तो आपने टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में कैसे कि भाई सीडीपी ऐसे करूंगा, ईवीएस ऐसे करूंगा, सोशल साइंस साइंस ऐसे करूंगा, तो ये टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, लैंग्वेज वेंग्वेज के नाम से टुकड़ों में बांटने के बाद आप उस चीज का क्या काम करेंगे, आप उस चीज का करोगे फिर यहां पर सिंथेसिस।
ठीक है, यानी कि आप लोग करोगे उसका संश्लेषण, यानी कि संबंधों के बीच में आप यहां पर संबंधों कह रहा हूं, यानी तत्वों के बीच में, क्रियाओं के बीच में आप लोग यहां पर संबंध बनाओगे। क्या बनाओगे? संबंध बनाओगे। संबंध कैसे बनाओगे? क्या सचिन सर ने बताया, जो सीडीपी होती है बाकी के सब्जेक्ट में भी हमें हेल्प करती है। तो यहां पर जो आपने टुकड़ों में बांटा, विश्लेषण करा, यहां पर आप लोग इसको जोड़ देते हो। क्या काम करते हो? यहां पर आप लोग इनको समस्याओं के जो टुकड़े करे, उस समस्या के टुकड़े को, यानी अपने सब्जेक्ट के टुकड़े को आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप लोग लास्ट जो इसका प्रोसेस होता है, लास्ट इसका जो प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस होता है जो आपका फिर जो रिजल्ट होता है, भाई आप लोगों ने मान लीजिए मेरे वाला मॉक टेस्ट लगाया, या इस क्लास के अंदर लगाते हो, या आपका सीटेट का पेपर हुआ, तो उसके बाद लास्ट का आपका होता है जो आपका रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट का मूल्यांकन करते हो। मान लीजिए मॉक टेस्ट लगाया, तो मॉक टेस्ट में अपना मूल्यांकन करोगे, यार मेरा कितना स्कोर आ रहा है, कहां पर मैंने कमी करी है। और सीटेट वालों में तो फाइनल मूल्यांकन होगा, अगर नंबर ठीक आ गए, 90 आ गए 150 में से, तो पास है, वरना फेल है। तो इस प्रकार से जो समस्या समाधान की जो स्टेप है, ये समस्या समाधान की जो स्टेप है, जो चरण है, वो एक एक करके इस प्रकार से आपके सामने होते हैं। ये आपके सबसे ऑथेंटिक स्टेप है जो मैंने यहां पर आपके सामने बताए हुए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, समस्या समाधान विधि, इसको कभी मत भूलना। ठीक है, अब इसने कहा है इन स्टेप के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। चलो भाई उसकी बात मान लेते, चेंज कर सकते हैं। हमने समस्या को ढूंढ लिया, और समस्या ढूंढने के बाद हमें पता चल कि सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट में जमीन खोद खोद कर निकलते हैं कि हाँ भाई कौन सा एग्जाम है सीटेट का, अरे चलो इनकी मैराथन बहुत फेमस है, सीधे मैराथन देख लेते हैं। तो समस्या के बाद वो बच्चे किस पर आते हैं? सीधे एनालिसिस पर आ जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन देख लेंगे, बीच वाले को खा जाते हैं। ठीक है, लास्ट में ऐसी प्रजाति बहुत देखने को मिलेगी आपको, जो जमीन खोद कर निकलेगी। अब इसने कहा है जो समस्या समाधान का पहला चरण होता है, ठीक है, बाकी के अंदर चेंज कर सकते हो, लेकिन समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है, जिसमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जिसमें समस्या की पहचान होती है, उसको समझा जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, वो आपका पहला ही चरण होगा। क्या होगा? समस्या की पहचान करना, यह आपका इसके अंदर पहला स्टेप, पहला चरण यहां पर होगा। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। देखिए, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन करना, यानी जो सबसे लास्ट का स्टेप था आपका, ये आपका लास्ट में रहेगा। ये क्या रहेगा? समस्या समाधान का ये आपका लास्ट में स्टेप रहेगा। इन दोनों के अंदर कर लेना अगर चेंज करो तो इसने हमसे पूछा है पहला चरण क्या होगा। अगर पहला चरण कहे तो समस्या की पहचान, यानी कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर पूछे कि सबसे लास्ट का चरण क्या होगा, तो सबसे लास्ट का चरण जब आप लोग रिजल्ट का अपना मूल्यांकन करते हो, तो ये आपका लास्ट का हो जाएगा। जो मैंने कहा लास्ट वाला क्या है? रिजल्ट का आप लोग मूल्यांकन करते हो। ये समस्या समाधान विधि के स्टेप है जो मैंने एक एक करके आपको बताया। एग्जामिनर इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछता है, या बाकी के एग्जाम में भी आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं, अगले के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, उसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता, ये कंसेप्ट आया पहली बार, और ये क्वेश्चन पूछा गया जब पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे, तो अलग अलग शिफ्ट के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर ही आया। ठीक है, ब्रेन प्लास्टिसिटी के नाम से आया। अब क्या होती है ब्रेन प्लास्टिसिटी, जरा इस बात को समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर बात कर रहे हैं यहां पर ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, ब्रेन प्लास्टिसिटी को बेसिकली जाना जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए जब मैंने आपको विकास पढ़ाया था, ठीक है, बहुत बच्चों को जिनको मैंने क्लास भी दी थी, या पेड हो चाहे यूट्यूब पर हो, मैंने बताया था जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो होती है प्लास्टिक नेचर की होती है। कैसी? प्लास्टिक वो बोतल वाली प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे। प्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें संशोधन किया जा सके, जिसको मॉडिफाई किया जा सके, ठीक है, जिसके अंदर चेंज होता रहता है। तो विकास चेंज होता रहता है ना। जो आज आपका यहां पर विकास हो रखा है, मान लीजिए मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मानसिक विकास की बात कर रहा हूं, जब अपने कॉलेज में थे तब इतना विकास नहीं था। अब सीटेट एग्जाम पास कर लोगे तो तब आपका विकास और ज्यादा हो जाएगा। अगर बच्चे के शारीरिक विकास की करूं तो छोटे बच्चे का आपका विकास देखा ही है, शरीर का कितना होता है, बड़े होने पर कितना हो जाता है। तो विकास मॉडिफाई है या नहीं है? ये आपका मॉडिफेबल, यानी कि संशोधनीय योग्य है या नहीं है? विकास में संशोधन होता रहता है ना, यानी कि विकास में चेंज होता रहता है ना। तो जो ये विकास में चेंज होता है, इसी का मतलब होता है प्लास्टिक। ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो प्लास्टिक नेचर का होता है। ये बात आप लोग समझ गए। अब यहां पर डेवलपमेंट की जगह ना देकर इस भाई साहब ने दे दिया ब्रेन प्लास्टिसिटी दे दिया। ठीक है, बस इतना दे दिया। अब यहां पर डेवलपमेंट जब प्लास्टिक नेचर का होगा, तो जो ब्रेन है वो भी तो प्लास्टिसिटी उसके अंदर पाई जाएगी ना। यानी जैसा अगर मैं ब्रेन की बात करूं, जैसे जो छोटा सा शिशु होता है, नवजात, अगर मैं शिशु की बात करूं तो नवजात शिशु का जो माइंड का, यानी मस्तिष्क का जो आपका वेट होता है 350 से 400 ग्राम होता है।
जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वयस्क होने के बाद जो मस्तिष्क का जो आपका वेट होता है, और भाई इसमें कोई फीमेल बुरा मत मानना, लड़कियों का दिमाग कम होता है, ठीक है। ये बात मतलब मैं नहीं कह रहा, ये बात मतलब साइंटिफिक प्रूफ हो चुकी है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, ठीक है। अगर मैं वेट की बात कर रहा हूं यहां पर, मैच्योर तो पहले हो जाती है लड़कों से, ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है। लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है, लेकिन लड़कियों में दिमाग कम होता है। लड़कों में दिमाग होता है लगभग 1300 प्लस के आसपास में, 1332 आसपास में लगा सकते हो, और फीमेल में होता है लगभग 1200 के पास पे। मैंने तो दो फालतू ले दिया, वरना 1198 के आसपास है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, लड़कियों लड़कियों के अंदर क्या होता है, दिमाग कम होता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रख लेना, आप भले ही मैच्योर हो जाती हो। अब यहां पर जो छोटा बच्चा था उसका वेट था 350 से 400 ग्राम था, नवजात शिशु का, और वयस्क का आपका इतना हो गया। तो क्या यहां पर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, क्या उसके अंदर चेंज नहीं आया? आया ना। और इसी चेंज को क्या बोलता है, इसी चेंज को बोला जाता है प्लास्टिसिटी बोला जाता है। तो यहां पर अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, या उसके फंक्शनल यानी उसके कार्यात्मक चीजों की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर चेंज नहीं आया, उसके अंदर भी तो चेंज आएगा ना, ठीक है। कोई लड़की गाली गलौज नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जो छोटे बच्चे का जो ब्रेन है, वो धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर भी तो चेंज आता रहता है ना। तो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से, ठीक है, फंक्शनल रूप से और आपका जो है स्ट्रक्चर वे में, ब्रेन के अंदर आपके चेंज यानी कि बदलाव आता रहता है। यही आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी कही जाती है, ठीक है। यही क्या कही जाती है, यही आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी कही जाती है, या न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर आया कि आपको बताना है कि जो ब्रेन प्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है, मस्तिष्क नमनीयता का जो आपका कंसेप्ट है, ये क्या सुझाता है बाल विकास के क्षेत्र में। चलिए देख लेते हैं भाई क्या सुझाता है, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। लड़कियों समझ जाओ, वैसे क्या समझोगी, दिमाग ही नहीं है भाई, ये मरवाएगा, आगे कमेंट ही नहीं पढ़ रहा मैं। अगला यहां पर कहता है कि बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था होती है, यानी जो आपकी अडोलसेंस और चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है, उसका पूरी अवस्था जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास यानी उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके लिए सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील अवस्था होती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने चाइल्डहुड स्टेज की बात करूं, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव आपकी ये मानी जाती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील आपकी जो अवस्था मानी जाती है, वो चाइल्डहुड की स्टेज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चा चीजें सीख रहा होता है। एक आपको मैं चीज बता दूं कि जब बच्चा 6 साल का होता है ना, तो 6 साल के बच्चे का अगर मैं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं, उसके मानसिक विकास की बात करूं, तो 6 साल के बच्चे का 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है, 6 साल के बच्चे का, ठीक है। तो यहां पर जो मतलब जो आपको दिया हुआ है ना कि जो सेंसिटिव है, तो चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चा चीजें अपनी भाषा सीख रहा होता है, तो भाषा को कॉपी कर लेता है। यहां पर अगर गलत भाषा बच्चों के सामने बोलोगी, बच्चा उसको गलत को अनुकरण कर लेगा, गलत व्यवहार बच्चे के सामने करोगे, गलत व्यवहार को अनुकरण कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा करता है। लेकिन उसके साथ में अडोलसेंस की जो आपकी स्टेज होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये अडोलसेंस और चाइल्डहुड, यहां पर बच्चा 6 साल में तो उसका 85% हो गया, लेकिन उसके बाद किशोरावस्था तक लगभग उसका कॉग्निटिव यानी कि जो उसका मानसिक विकास है वो हो जाता है। इसलिए ये दो टाइम पीरियड बड़े सेंसिटिव बताए गए हैं। ये तो हमेशा ही सेंसिटिव होता है जो आपका ये क्या कह रहा हूं मैं भी, अडल्टहुड कह रहा हूं, चाइल्डहुड जो होता है, लेकिन साथ में ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए आपका अडोलसेंस भी सेंसिटिव माना जाता है। सो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग ये ब्रेन प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट, या जो मैंने आपको बताया जो प्लास्टिक नेचर का होता है विकास, विकास कैसे नेचर का होता है, विकास प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो कोई विकास होगा तो समझ जाना विकास प्लास्टिक होता है, यानी जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो मॉडिफिएबल होता है, संशोधनीय योग्य होता है, चेंज या बदलाव जिसके अंदर आपका होता रहता है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। नहीं सर ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता, वो कम होता है, ठीक है। आप लड़कियां मैच्योर तो पहले हो जाती हो, ठीक है, लड़कों से जो मैच्योर होती है ना लड़कियां, वो पहले हो जाती है, ठीक है, लेकिन दिमाग कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है संवलीनता। संवलीनता एक आपका डिसऑर्डर है, यानी जिसको ऑटिज्म कहा जाता है। तो संवलीनता कई प्रकार के क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है, फिर भी संवलीनता से जूझते हुए जो विद्यार्थी है, उनमें निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। देखिए यहां पर बात आ रही है आपके ऑटिज्म की बात आ रही है, यानी कि संवलीनता, जैसे इसके नाम से बन रहा है, बच्चा जब खुद में लीन होता है, यानी जब बच्चा समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, जब बच्चा समाज से कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो समझ लेना वो बच्चा आपको ऑटिज्म का आपको शिकार देखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल बहुत खतरनाक होता है, आई होप आप लोगों ने पहले देखा होगा जो मैंने दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये ऑटिज्म होता है।
और समाज से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाता? ऐसे बच्चे बहुत कम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले जो क्रिस गेल है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर, ठीक है, अब तो बहुत पार्टी वार्टी करते हैं, लेकिन बहुत पहले मतलब उनके अंदर ये ऑटिज्म नहीं था, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम बोलते थे, ठीक है, उनकी आवाज ही शायद किसी ने सुनी होगी। ऐसे बच्चे अगर ज्यादा लेवल पर चले जाते हैं तो उनके अंदर ऑटिज्म के गुण पाए जाते हैं। ये बच्चे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे किसी से, चुप चुप रहते हैं, खुद में ही रहते हैं, ठीक है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। और दूसरा बड़ा इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये बच्चे क्या काम करते हैं, जो उनका व्यवहार होता है उसको रिपीट करते रहते हैं। क्या काम करते रहते हैं? जो इनका जो व्यवहार है ना, उस व्यवहार का रिपीटेशन करते रहते हैं, उस व्यवहार को रिपीट करते हैं, यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है इन प्रकार के बच्चे का, ठीक है। तुम लोग एक नंबर के बेकार हो, तुम लोग एक नंबर के बेकार हो, इतने बेकार हो तुम, इतने बेकार है, इतने बेकार है, इतने बेकार है, इतने इतने बेकार है, इतने सारे बेकार है, तुम इतने सारे बेकार हो। अगर इस तरीके से बच्चा कहता जा रहा है तो समझ जाना वो आपका क्या है, वो आपका ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है, ठीक है। हालांकि इनके इलाज की बात चल रही है, ठीक है। बहुत प्रकार के डिसऑर्डर है जिनके ऊपर मतलब अभी भी समाधान नहीं हो पाया है, ठीक। अगर इस प्रकार का कोई बच्चा ऑटिज्म, बट ऐसे बच्चों में एक क्वालिटी और देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलती है? देखिए, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, यानी देखिए क्या काम करते हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है ना, जो फैक्ट यानी तथ्यों की नॉलेज इनके पास रहती है ना, वो व्यापक रूप से इन लोगों के पास रहती है। फैक्ट इनके पास अच्छे खासा आपको देखने को मिलेंगे, भले ये सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज इनके पास होती है, ठीक है। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है उसको रिटेन करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको समझते हैं, ग्रहण करते हैं, ये आपकी निशानी होती है। तो पहला सही हो जाएगा। सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन नहीं करते, मैंने बताया ना, समाज से कम्युनिकेशन नहीं करते सही से, गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक नमनीयता, अब देखो यहां पर बात आ गई कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई। किसकी? कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाते ऐसे बच्चे। तुम लोग बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो। अब कोई वीडियो देख रहा होगा, अबे आगे तो बोल दे भाई कुछ और, बेकार हो के अलावा बार बार ये कह रहा है, जबकि वो बच्चा अपने व्यवहार का बार बार रिपीट कर रहा है ना, अपने मानसिक जो उसका विकास है, जो उसका कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अपनी भावनाओं यानी फीलिंग्स का सटीक कम्युनिकेशन, यानी कि सटीक आपका संप्रेषण करते हैं, मैंने बताया कम्युनिकेट करते नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। सर ये तो गलत बात आपकी, भाई मेरी सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करते हैं? आपने टॉपिक फर्स्ट देखा है मेरा जीन पियाजे का, जो मैंने कराया था, उसमें मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है, कि होमवर्क करके लाना इसको। बताओ भाई, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जो सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक मुद्दे क्या चल रहे हैं आज की डेट के अंदर? आजकल तो एक ही सामाजिक मुद्दा चल रहा है, ठीक है, कि सर्दी आने वाली है और सर्दी की क्या क्या वजह है जो इतनी ज्यादा अब सर्दी जो है कम होती जा रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अभी इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, ये भी सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। और न्याय के प्रति समझ, ठीक है, यानी इनको सही गलत की भी नॉलेज यहां पर हो जाती है, ठीक। तो ये किस स्टेज में कर लेते हैं? क्या सेंसरी मोटर स्टेज में कर लेते हैं, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, या फिर आपका प्री ऑपरेशन में करते हैं जब बच्चा 2 से 7 साल तक का होता है, या कॉन्क्रीट में करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 7 से 11 का होता है, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर करते हैं जब बच्चा 11 साल से प्लस का होता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अलावा आप इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। बताइए भैया आपका क्या हो जाएगा इसके ऊपर जल्दी से नजर डालिए, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। क्या? बच्चा अमूर्त चिंतन करना यहां पर स्टार्ट कर देता है। जो उसके अंदर चिंतन के अंदर जो आपकी उसकी क्षमता रहती है ना, वो बढ़ जाती है, और अमूर्त रूप से यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रूप से करना शुरू कर देता है। अगर मूर्त रूप से करता तो कंक्रीट पे रहता। अमूर्त चिंतन बच्चा करने स्टार्ट कर देता है, समाज से मिलना जुलना बच्चा यहां पर स्टार्ट कर देता है, बच्चा यहां पर किशोरावस्था में जाना शुरू कर देता है, जो समाज से दोस्त यार बनाता है, दोस्तें खूब बनाने की तरफ यहां पर बच्चा चलता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों यानी अपने बीडू लोगों से, दोस्तों से उनके इरादों को, उनकी प्रेरणा स्तर को तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है, ठीक है। यानी जो मेरे दोस्त यारों के दिमाग में चलता है ना, जो भी बातें, जो भी खुरापाते, उसको समझ लेता है एक बंदा। ऐसा होगा, मान लीजिए आप ही हो सकते हो, या आपका कोई ऐसा दोस्त यार होगा जो आपकी फीलिंग्स को समझ ले, आप उसके साथ शेयर करते हो अपनी सारी बातें, होगा ना कोई आपका ऐसा दोस्त, ठीक है।
तो यहां पर आपको बताना है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा था बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्या बताया था? बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो उसके अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि यहां देखने को मिलेगी। क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर की 4 बुद्धि बताई थी, कुछ हार बुद्धि, आज आ गई बुद्धि। अब देख लेते हैं कौन सी बुद्धि है। तो चलो बुद्धुओं, बुद्धि के ऊपर नजर डालो। पहली बुद्धि आपकी नेचुरलिस्ट यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो प्रकृति के नजदीक होते हैं, एनवायरमेंट लवर होते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो फार्मर यानी कि किसान, आप लोग यहां पर लिख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं इंटरपर्सनल। देखिए, 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है आपकी इंटरपर्सनल और एक होती है आपकी इंट्रापर्सनल। दोनों को ध्यान से समझना, एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल के अंदर क्या होता है, जब बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया था, लेव वाइगोस्की ने अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, समाज से इंटरेक्ट करता है। क्या काम करता है? इंटरेक्ट करता है। तो इंटरपर्सनल में भी जो बच्चा होता है जो या व्यक्ति होता है, वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है। क्या काम करता है? वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट किस प्रकार से करता है? जैसे यहां पर बच्चे ने कहा है कि अपने दोस्त यार की जो मनोदशा है, हाव भाव है, उसको समझ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे बिगड़े हुए रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बेचारी लड़की जा रही है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें पता है हमारा दोस्त कि अभी देखो इसको देखते ही जो है इसकी तरफ को देखता जाएगा और हमें भी पिटवाएगा, तो हम समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में खुरापाती चल रही है, चलो भाई यहां से निकल लो, ये भी पिटेगा हमें भी पिटवाएगा। तो ऐसे अपने दोस्तों की जो मनोदशा को समझ लेता है, ठीक है, उनके इरादों को समझ लेता है कि अभी ये क्या करने वाला है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि आपकी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके नेता लोगों की, ठीक है, नेता लोगों की, नेता नहीं, आपका बेटा है वो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, आपका बेटा, सेव का एक बार मौका दो, ठीक है, तो पैर सबके छूता है, ठीक है। तो हमने देखा था एक आदमी के पैर छू रहा था, तो बुड्ढा पता है क्या कह रहा था? देखा कैसे पैर छुआ है? मैंने कहा एक बार जीत गया ना, तुम्हारी धोती ना निकाल ली इसने, फिर देखना जो है, ठीक है, क्योंकि जीतने की एक बार देरी होती है। नेता के अलावा जो आपके ये दुकानदार होते हैं, ठीक है, जो दुकानदार होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। देखो मैं खुद बता रहा हूं, कल मैं दुकान के अंदर गया, दुकान के अंदर जाके मैंने कहा यार कुछ सर्दियों के लिए दिखा दो, तो उसने मुझे कई सारी दिखा दी। तो एक उसने मुझे दिखाई, मैं उसमें सही नहीं लग रहा था, कह रहा क्या बढ़िया लग रही है आपके ऊपर। मैंने कहा मेरा पागल मत बना बेटा, मैं दुनिया को पढ़ाता, तू मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप दुकानदार पे कितना भी बुरा कपड़ा ले लो, दुकानदार क्या कहेगा? दुकानदार कहेगा कितने बढ़िया लग रहे हो, ये ड्रेस तो आपके लिए बनी हुई है, चाहे गधे लग रहे हो एक नंबर के, लेकिन आपको बढ़िया बताएगा, ठीक है। और वहां पर आपको डिस्काउंट दे देता है, दुकानदार आपको सेल लगा देता है, इतने % की सेल है। और सेल का सुनते ही, और खासकर महिलाएं तो ऐसे टूट कर पड़ती है दुकान पर, जैसा पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी, लूट लो सारा का सारा, ठीक है। तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। मास्टर के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो मास्टर लोग होते हैं। मनोचिकित्सक के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर पाई जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि ये दूसरों के इंटरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दूसरों की मनोदशा को समझ जाते हैं। अगर मैं बात करूं इंट्रापर्सनल की, किसकी बात करूं? इंट्रापर्सनल की। देखिए, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों की मनोदशा को समझ जाते हैं, और ये खुद से करते हैं। किससे करते हैं? खुद से करते हैं। इनको बाहर से मतलब नहीं है, ये अपने अंदर बात करते हैं कि यार तेरे जीवन में आने का क्या मकसद है, क्या मकसद है जो तू जीवन में आया। भाई आज 20,000 लाइव हो गए, ठीक है। तो इससे मतलब इस सीजन में आपने अब ये रिकॉर्ड बना दिया 20,000 का, ठीक है। तो यहां पर ये लोग खुद से अपना इंटरेक्ट करते हैं, यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरे इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, ठीक है। ये पृथ्वी जो है ये कहां से आई है, ये भगवान है, कौन है, या भगवान को भी किसने बनाया, इस प्रकार के सवाल खुद ही करता रहता है। जो आप लोगों ने देखे होंगे आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। अगली है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनके अंदर तर्क करने की जो आपकी बुद्धि पाई जाती है। जैसा आपके अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। स्पिरिचुअल आपका नहीं होगा। तो जो दूसरों की मनोदशा को समझ ले, वो क्या हो जाएगा? आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, यानी सेकंड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए कहता हूं नेता लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना, ठीक है। आप लोगों को लड़वा देते, पीछे सारे मिलकर एक साथ में पार्टी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। इन्हें पता है ना पब्लिक बेवकूफ है। अभी देखो 2 मिनट के अंदर इनका पागल बनाया, अभी कास्ट का या रिलीजन का या जंग का कुछ भी मुद्दा उठा देंगे, आप लोगों को बढ़वा देंगे, ठीक है। तो इसलिए सोच समझकर वोट करा करिए, ठीक है। किसी की बात में मत आइए, जो भी कैंडिडेट अच्छा हो, किसी भी पार्टी से हो, आप लोग उसको दीजिए वोट, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी क्लास में मौजूद जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का आईक्यू लेवल अलग अलग है। कोई धीमी स्पीड से सीख रहा है, कोई तेज स्पीड से सीख रहा है, ठीक है। आप लोगों का मोटिवेशन अलग अलग है। किसी को सीटेट का एग्जाम इसलिए पास करना है कि उसकी शादी हो जाए, किसी को सीटेट का एग्जाम इसलिए पास करना है क्योंकि उसकी नौकरी लग जाए, ठीक है। आप लोगों की लैंग्वेज अलग अलग है, आप लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो अलग अलग है, कोई अमीर है कोई गरीब है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया
एग्जांपल देखना है तो हमारी क्लासरूम में देख लो जो आप लोगों, ठीक है, सही कह रहा हूं ना मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, एज ए टीचर इसको आपको अपनाने के लिए निम्न में से आप क्या काम करोगे। चलो देखते हैं क्या काम करोगे। पहला आपके सामने दिया हुआ है कि मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे। मतलब अगर हम कोई ग्रुप बनाएंगे उसमें मिक्स एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। मतलब यहां पर अलग अलग एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को यहां पर उनका सेग्रेशन नहीं करेंगे, मतलब उनको अलग अलग नहीं करेंगे। भाई तू तेरा आईक्यू लेवल कम है, तू पढ़ने में कम है, तू तेज है, चलो दोनों साथ में पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा भाई तू इसकी हेल्प कर दो, इस तरीके से मतलब ऐसे ग्रुप बनाएंगे यहां पर। अगला है कि पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाएंगे, यानी जो करिकुलम है उसको एनरिच करेंगे, यानी करिकुलम को इस प्रकार से बनाएंगे कि मान लीजिए स्लो लर्नर है जो कम स्पीड से सीखता हुआ आ रहा है, तो करिकुलम को इस प्रकार से सेट करेंगे ताकि वो बच्चा भी बाकी बच्चों के साथ में समावेश कर सके क्लास में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ सके, ठीक है। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, जहां पर भी आपको चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो जाए वहां पर देखते ठीक कर देना, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अपनाएंगे। विद्यार्थियों का नामकरण करना, नामकरण नहीं करेंगे विद्यार्थियों का। मान लीजिए आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, ठीक है, अगर मैं यहां पर कहूं कि और भाई दिल्ली वालों बागपत वालों बस तुम मेरे हो, ठीक है, बाकी मेरे कोई नहीं हो, ये तो बेकार है, पता नहीं कहां से आ जाते, मैं तो इनसे पैसे कमा रहा हूं वीडियो के नाम से, ठीक है। तो मैंने नामकरण कर दिया, किसके नाम पर नामकरण, स्थान के नाम पर मैंने नामकरण कर दिया कि जो दिल्ली और बागपत के हैं वो टॉप के बच्चे हैं, बाकी बेवकूफ है। तो क्या होगा, कमेंट भर भर के गाली आएगी, ठीक है, ऐसी ऐसी भाषा में गाली आएगी जो कभी सुनी भी नहीं है, और यहां पर बच्चों में हीन भावना हो जाएगी, यार हम तो इन अच्छा टीचर समझते हैं, इनके पास पढ़ने जाते हैं और हमारे साथ ऐसा ऐसा कह रहे हैं, पहले गधा कहते हैं, कुछ बच्चों को इंटेलिजेंट कहते हैं। तो आपको ये बच्चों का नामकरण नहीं करना किसी भी आधार पर। जैसे इस छोटे बच्चे का नामकरण किया जाता था, उसको डफर बेवकूफ कहा जाता था, कुछ बच्चों को बढ़िया बताया जाता था। इनफैक्ट कुछ टीचर तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो ऐसे रहते हैं, पिताजी के नाम से बोलते हैं, हाँ भाई कालूराम के खड़ा हो जा, ठीक है, हाँ भाई गीता के तू खड़ा हो जा, ठीक है। इस प्रकार के नामकरण बच्चों का आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। आप कहोगे सर आप भी तो नामकरण करते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई, ठीक है, मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज नहीं होते, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित यानी उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। पहला आपके सामने दिया हुआ है मास्टरी ओरिएंटेड यानी कि महारत उन्मुखी, दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तीसरा है फेलियर एक्सेप्टिंग, चौथा है सक्सेस अवॉइडेंस। बताओ भाई लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण क्या है, लक्ष्य निर्धारण आपका एक ही है, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यही तो आपका लक्ष्य है, ठीक है। अब इसको मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, या पैसा कमाने के लिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए बताइए, सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है, ठीक है, कुछ पैनलिस्ट चेक आ रही है। देखिए यहां पर आपके सामने दिया हुआ है मास्टरी ओरिएंटेड दिया है और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपके सामने दिया हुआ है, इन दोनों के ऊपर नजर डालिए। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई भी चीज आपको लर्न करनी है, सीखनी है, उसमें आपको मास्टरी करनी है, कभी भी परफॉर्मेंस के पीछे मत पड़ना, ठीक है। जो आपके वो क्या नाम है उसका, रेंचो दास जो बना था उसमें आमिर खान, वो क्या कहता है कि काबिलियत के पीछे भागो, ठीक है, नहीं वो झक मार के क्या पीछे आएगी, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी, काबिलियत के पीछे भागो, यानी खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इतना मास्टर बना दो ना कि आपसे निपुण उस सब्जेक्ट में कोई ना हो। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यूट्यूब पर कभी सर्च मारना, मेरे काफी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिनका इंटरव्यू भी मैंने लिया हुआ है। वो यहां से जैसे सीडीपी पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर वो फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि यार गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही, निकल नहीं रही, तो चलो यार यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ ने कोचिंग के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने मास्टरी कर ली, इस सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने मास्टरी कर ली, जो कुछ उन्होंने सीखा वही वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी कमा रहे हैं, ठीक है, जॉब की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के चक्कर में पड़ते कि बस मेरा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, जैसे बहुत से बच्चे आते हैं कि सर बस सीटेट का एग्जाम पास करा दो, उनका नहीं होगा कुछ भी, तो आपको मास्टरी करनी है, ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड की तरफ नहीं जाना। सो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखे सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश आनुवंशिकता स्वभाव के पूर्ण निर्धारित प्रकटीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो उसको क्या संदर्भित करती है। यहां पर बात हो रही है आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात हो रही है, ठीक है। क्या ये मैच्योरेशन है, इसका फोल्डिंग है, एडेप्टेशन है, या फिर आपका सोशलाइजेशन है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा जेनेटिक डिस्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। देखो कल आपको एक गिफ्ट दूंगा, जो सीटेट वाले स्टूडेंट है आपको बड़ी खुशी होगी, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है, यूं कहोगे सस्पेंस बना दिया। देखिए जैसे पेपर 2 वाले रहते हैं जिनका सोशल साइंस रहता है, साइंस रहता है, तो देखिए
सिलेबस इसका बड़ा रहता है, मेरी एप्लीकेशन पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस तो इसका कंप्लीट यूट्यूब पर होना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसके भरोसे रहो। तो मैंने क्या काम करा है, मैंने अपने टीचर से टाइम निकलवाकर सोशल साइंस और साइंस की क्लास में आपके लिए सैटरडे और संडे को चलाऊंगा, ठीक है। और इसके बारे में कल मैं एक वीडियो भी बनाकर आपके लिए डाल दूंगा, तो जिससे आपकी वो पेपर 2 वालों की भी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी पढ़िए आप लोग डिटेल में, अगर वो नहीं करना तो आप लोग बैच ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए कल एक बना दूंगा कि आपकी सैटरडे संडे चलेगी या किस दिन चलेगी और क्या टाइम आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ये चीज करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको फिर पेपर सेकंड के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, मैच्योरेशन, परिपक्वता। मैंने बताया था मैच्योरेशन का संबंध किससे होता है, मैच्योरेशन का संबंध होता है आपके हेरिडिटी से। किससे, हेरिडिटी से आपका मैच्योरेशन का संबंध होता है। परिपक्वता, देखिए हेरिडिटी से कैसे रिलेशन होता है, जेनेटिक डिस्पोजिशन कैसे होता है। आज के डेट के अंदर जो आप लोग मोबाइल फोन चला रहे हो, ठीक है, ये जो मोबाइल फोन चला रहे हो, मेरा खुद का ही बंद हो गया, तो जो आप लोग ये मोबाइल फोन चला रहे हो, आपके मम्मी पापा इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको मोबाइल फोन की नॉलेज है। आपके दादा दादी को तो और भी कम नॉलेज है। उससे पहले की अगर हम जनरेशन को देखेंगे उनको तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो आने वाली हमारी जनरेशन है बच्चे, उनको और भी ज्यादा नॉलेज है। तो धीरे धीरे करके जो जेनेटिक डिस्पोजिशन हो रहा है, जो हेरिडिटी के थ्रू बदलाव आता जा रहा है ना, इसको आपका मैच्योरेशन यहां पर कहा जाता है। इसका फोल्डिंग कहा जाता है हेल्प देने को, जो आपके लेव वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी के अंदर दी। एडेप्टेशन, वातावरण के अंदर खुद को डालना, जिसके बारे में आपके प्याजे बात करते हैं। सोशलाइजेशन, जब समाज से इंटरेक्ट करके, अंतर क्रिया करके जब हम चीजों को सीखते हैं, आपका सोशलाइजेशन होता है। सो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतना सब कुछ करने के लिए। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसमें किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। पहला, कंडीशनिंग की बात ही नहीं करता। रिइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन की बात नहीं करता, स्किनर करते हैं। कल्चरल कंटेक्स्ट की, मैंने आपको टॉपिक थर्ड था मेरा, ठीक है, टॉपिक थर्ड था ना, जिसमें मैंने आपको लेव वाइगोस्की के बारे में बताया था। जिन्होंने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन्होंने 3 चीजों के ऊपर फोकस करा। SCL, एस का मतलब सोशल, सी का मतलब आपका कल्चर और एल का मतलब आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा। इन 3 चीजों को बच्चे के विकास में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना। तो जो आपका कल्चरल कंटेक्स्ट होता है, ये आपके बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपको प्रभावित करता है। आप में से कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होगी जो कहेंगे कि भाई हम अपने लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस ज्यादा चलो टीचर का कोर्स करवा देंगे, ये इनके लिए ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहां पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहती है, नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, टीचर तो बना देंगे, इससे ज्यादा नहीं भेजेंगे। क्या उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक सीमित मात्रा में उनका यहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उन लड़कियों का यहां पर कल्चर यानी उनकी संस्कृति उनके घर में ऐसी है कि भाई हमें ज्यादा नहीं पढ़ाना इन्हें, ठीक है, ज्यादा टीचिंग लाइन का करा सकते हो और नहीं कराना। तो यहां पर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को यानी उनके विकास को प्रभावित किया या नहीं किया? प्रभावित किया। तो एक कल्चरल कंटेक्स्ट उनके विकास को प्रभावित करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग पूछ रहे हो कोर्स के बारे में। तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चलता है भाई आपका, ठीक है। सीखने के लिए मूल्यांकन, देखो यहां बात हो रही है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मैंने आपको बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, ये आपको बताया था। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस लर्निंग के अंदर जब हमें असेसमेंट करना होता है, ठीक है, F4 और F4 फॉर्मेटिव असेसमेंट, याद आ गया? वो असेसमेंट, वो आकलन जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसके दौरान जो मैं आपका आकलन कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, ठीक है, आप सही गलत जो भी दे रहे हो, गलत दे रहे हो तो आपकी कमियों को पहचान करके उसका समाधान कर रहा हूं, तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, यानी कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता लगाना, एक ही तरीके से नहीं लगाना। मैं आपका जो असेसमेंट करता हूं कई तरीके से करता हूं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करता हूं, मॉक टेस्ट आपको दे रखे उसके माध्यम से करता हूं, उसके अलावा लास्ट में आपको कुछ सेट लगाऊंगा उससे करूंगा, और फिर सीटेट वाला आपका मूल्यांकन करेंगे। तो एक तरीके से नहीं होता। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है।
जो सीखने में होने वाले बदलाव है, क्या ये उनका अवलोकन करता है या नहीं करता? ये उनका अवलोकन करता है। तो आप लोग यहां पर ए के साथ जा रहे हो, जो यहां पर आप लोग बी के साथ, ये सीखने में जो होने वाले बदलाव है ना, उनको ऑब्जर्व करता हूं। जैसा आप लोग गलत दे रहे हो, सही दे रहे हो, तो यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत में कम स्कोर लाते थे, मैं उनको ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्व करते करते उनका लेवल बढ़ गया, मैंने कहा यार अब बढ़िया ला रहे। सो आंसर सेकंड हो जाएगा आपका। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, गलत। विशिष्ट जरूरतों को पहचानता है और पहचानने के बाद फिर उनके लिए तत्पर रहता है। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। देखो क्या कह रहा है, मतलब आप में से कोई मानसिक मंदबुद्धि का बच्चा है, उसको पहचानने में मदद करता है, ये नहीं करता। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर कभी भी बच्चों के बीच में कोई तुलना नहीं की जाती, ठीक है। जो अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, इसमें यहां पर मैं तुलना नहीं करूंगा। मान लीजिए कोई आप नहीं सीख पा रहे, कुछ समय बाद सीख जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करूं, यानी कि आपके समेटिव असेसमेंट की बात करूं, यहां पर बच्चों के बीच में फिर आपकी तुलना की जाएगी। किसी को मंदबुद्धि कहा जाएगा, किसी को कुछ कहा जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्या कहता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताओ भाई कौन सा सही नहीं है डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट यानी विकास एक निरंतर तरीके से होता है, यानी कि आपका एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर डेवलपमेंट की एक डिबेट पढ़ाई थी, कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस की, ठीक है। यानी जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस रूप से चलने वाला होता है, वो आपका कंटिन्यूअस रूप से चलने वाला होता है, या फिर आपका डिसकंटिन्यूअस रूप से चलने वाला होता है। जैसे आपके पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, एरिक एरिक्सन हो गए, इन्होंने कहा कि जो विकास होता है बच्चे को स्टेज वाइज होता है, चरणों में होता है। जैसे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी कि बच्चे का विकास जब इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है तब उसका विकास होता है। लेकिन उसके अलावा जैसे जेरोम ब्रूनर हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं, बच्चे का विकास कंटिन्यूअस रूप से होता है, निरंतर रूप से चलता रहता है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, ठीक है। गर्भ से कब्र की ओर चलता है, वोम टू टोम चलता है, ठीक। तो ये डेवलपमेंट की एक डिबेट थी जो मैंने आपको बताई थी। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो डिबेट हुई थी, इस डिबेट का सोल्यूशन आ चुका है, और सोल्यूशन ये है कि विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। सो आंसर आपका ये गलत है, ये गलत का भाई आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती है, जो उनकी डेवलपमेंट रेट होती है ना, वो आपकी अलग अलग होती है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जो आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, आप लोग कोई ऐसा भी है, कोई सारे के सारे आंसर ठीक दे रहा है, कोई कम आंसर दे रहा है, यहां पर कोई आराम आराम से कह रहा है कि सर बहुत आराम से पढ़ाओ, कोई कह रहा है जल्दी पढ़ाओ। तो यहां पर जो आप लोगों का डेवलपमेंट की दर है ना, वो सभी बच्चों की अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये तो यहां पर ठीक है। अगला दिया है कि विकास की जो प्रकृति है और जो पालन पोषण है, इसके जटिल संपर्क का परिणाम है। दूसरी डिबेट आपके सामने आ गई। दूसरी डिबेट जो जानी जाती है नेचर वर्सेस नर्चर की, ये दूसरी डिबेट है आपकी डेवलपमेंट की, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति और आपका पालन पोषण, ठीक है। प्रकृति का पालन पोषण यानी कि आपकी आनुवांशिकता, ये किसका गाना बज गया भाई, आनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है। ये आपकी डेवलपमेंट की दूसरी डिबेट है। यानी ये डिबेट कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है उस पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रभाव होता है, यानी कि दोनों की आपकी परस्पर प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की गुणात्मक रूप से होता है, दोनों की परस्पर क्रियाओं के थ्रू विकास होता है। तो ये भी आपका ठीक है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, यानी कि आपका ऑर्डर में चलता है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले बच्चा अपना उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, यानी कि आपका एक ऑर्डर में होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके ठीक है। ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर फर्स्ट यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। यार आपको शायद आवाज नहीं आ रही, बाहर इतनी तेज गाना बजा रखा है, ठीक है, बहुत तेज गाना बज रहा है। चलिए अगला देखते हैं, शादियों का सीजन वैसी है, ठीक है। कल मैं भी शादी में जा सकता हूं। एक अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण, लास्ट चरण की बात कर रहा है, इसमें व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होती है। पहला देखिए, अब यहां पर लास्ट चरण की बात हो रही है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर 3 लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है, व्यवहार के अकॉर्डिंग नैतिकता करेगा। आप उसे प्यार करोगे आपको प्यार करेगा, मारोगे तो आपको मारेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका कन्वेंशनल लेवल, इसके अंदर बच्चे की जो नैतिकता रहती है वो समाज पर आधारित रहती है। जो समाज ने बात बता दी, अच्छा बुरा बता दी, उसी को बच्चा फॉलो करता है, समाज के नियमों से इधर उधर नहीं जाता। गुड बॉय गुड गर्ल और आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो आपका इसके अंदर आती है। तीसरी होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशन लेवल।
जो इसमें आपका अंतिम चरण पूछा है, यहां पर बच्चा अब समाज की नहीं सुनेगा, जो उसको ठीक लगेगा, जो यहां पर कुछ टेस्ट करेगा, अपने मानसिक तथ्यों का यहां पर प्रयोग करेगा, जो उसको ठीक लगेगा वो मानेगा, और समाज के अकॉर्डिंग यहां पर बच्चा नहीं चलता। ठीक है, तो तीसरी स्टेज में समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, और तीसरे लेवल में जो आपका अंतिम चरण है। अब इसमें देखते हैं क्या विशेषता होती है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखता है, जी नहीं। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह होती है, यह आपकी कन्वेंशन लेवल में हो जाती है, जिसमें गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाहता है। यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, जी नहीं, यह भी आपका कन्वेंशनल में है। यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने की बजाय उनका यहां पर परीक्षण करना चाहिए, फोर्थ आंसर सी हो जाएगा, जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर था, जिसमें बच्चा समाज की नहीं सुनता, कहता है कि आंख बंद करके मैं किसी बात को नहीं मानूंगा, पहले मैं खुद परीक्षण करूंगा, उसके बाद इस चीज को ठीक मानूंगा। देखिए, एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आई होप आप इस बात को बड़ा सीरियस लेंगे। आपने देखा है जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है, मैंने कहा अभी आपकी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो शादी में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आता है आपके सामने, डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा की बात होती है। ठीक है, दहेज प्रथा की बात होती है। अब मुझे आप लोग एक क्वेश्चन बताना, मेरा आप सभी लोगों से, जितना आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, अपने घर के अंदर भी इस बात को चर्चा करना। मेरा एक जानकार है, ठीक है, अच्छे खासे घर से वो जानकार है, तो उसके पास में एक रिश्ता आया। रिश्ता आने के बाद लड़की वालों की तरफ से क्या डिमांड आई कि भाई लड़का जो है वो अकेला है ना, लड़के के पास जो प्रॉपर्टी है 2-3 लाख तक के, तो मतलब उससे किराया आ रहा है ना, रेंटल इनकम आ रही है। उन्होंने कहा हाँ जी, मतलब इतनी आ रही है, इससे ज्यादा कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है। कह रहे और तो नहीं है ना लड़के के घर में, सिंगल है ना, कह रहे हाँ जी यहाँ पर सिंगल है। अच्छा, लड़का कुछ जॉब भी करता है क्या? हाँ जी जॉब करता है। कितनी सैलरी मिल जाती है? कम से कम 1 लाख के आसपास तो मिल जाती है। कह रहे हाँ जी मिल जाती है। उन्होंने वो सारी चीज पूछी उन लड़के से जो उन्हें पूछनी चाहिए थी और कायदे में नहीं पूछनी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अच्छा जी ठीक है, और देखिए चलिए हम बात कर लेते हैं, मिलने आ जाएंगे, और देखे भाई आपकी कोई डिमांड तो नहीं है क्योंकि दहेज हम नहीं देंगे। अच्छा, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, मैंने पता है क्या कही, मैंने कहा मांग इससे भाई साहब से दहेज। अगर लड़की के घर वालों से दहेज लेना गलत है तो लड़के से इस प्रकार की अपेक्षा रखना, क्या वो दहेज की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा? क्या अगर किसी लड़के की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके पास किराए का पैसा नहीं आएगा, अगर वो घर के अंदर अकेला नहीं होगा, क्या ऐसे लड़कों को काबिल लड़की नहीं मिलेगी? तो दहेज प्रथा जितनी ये जो मैं कुप्रथा आपको बता रहा हूं, जितनी लड़कियों के लिए बेकार है, लड़कियों को दहेज के लिए जो प्रताड़ित किया जाता था, सेम उसी प्रकार से जो दूसरा जेंडर है यहाँ पर मेल का, सेम उसी प्रकार से ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर दिक्कत बनता है। ठीक है, तो अगर आप इसको दहेज के अंदर काउंट करते हो तो इस चीज को भी दहेज के अंदर आपको काउंट करना चाहिए। आई होप आप लोग मेरी जनरेशन के हो, इस बात को समझोगे। और जो ये सामाजिक बुराई है, कुप्रथा, ये दहेज प्रथा, चाहे लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, इसको आपको ना तो लेना है ना ही आपको इस चीज को देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ गई। अब यहां पर जो आपका फोर्थ लेवल बता रहा था ना, लास्ट लेवल, जो कोलबर्ग ने लास्ट लेवल बताया, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यहां पर बच्चा इतना बड़ा नहीं है, 11 साल से प्लस का बच्चा है, लेकिन बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि जो मुझे ठीक लगेगा ना, जो मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा, खुद का एक्सपीरियंस लूंगा, उसके आधार पर फिर मैं डिसीजन लूंगा, समाज की बात नहीं मानूंगा। समाज के अंदर हमारे फैमिली वाले कहने लगे, अरे तुझे इसलिए पढ़ाया, तेरी इसलिए नौकरी लगाई है ताकि तू दहेज ना ले लड़की वालों से, नहीं दहेज ले। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लड़के मना कर देते, नहीं दहेज नहीं लूंगा, 1 रुपए की शादी करूंगा। ठीक है, तो आपका पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंदर आ जाएगा, आग बंद करके यकीन नहीं करता, खुद परीक्षण करता, उसके बाद डिसीजन लेता है। सो आंसर आपका फोर्थ आंसर से हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को मानोगे, और जो जैसे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बदलाव आने चाहिए वो यहां पर आएंगे। लड़की से भी गलत लेना है दहेज, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ठीक है, और उसके अलावा लड़कों से भी, लड़के पक्ष से भी इस तरीके की बातचीत रखना वो भी गलत है। आई होप जो जो मेरी बात से सहमत है तो यहां पर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की बात यहां पर हो रही है, ऐसी पृष्ठभूमि के छात्र जो यहां पर वंचित है, ठीक है, तो उनके बच्चों की बात हो रही है, तो उनका समायोजन करने के लिए, यानी बाकी बच्चों के साथ उनको यहां पर इक्वल एजुकेशन देने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए, किसका पालन शिक्षकों को यहां पर करना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। पहला कह रहा है सामाजिक बहिष्कार। देखिए, बहिष्कार तो हम किसी बच्चे का नहीं कर सकते, अगर बच्चा सामाजिक आर्थिक तौर पर गलत है, ठीक है, उसका बहिष्कार हम यहां पर किसी भी प्रकार से नहीं करते। ठीक है, यहां पर आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, आई होप आप लोग एग्री करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो बात मैंने यहां पर कही, ठीक है भाई, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कह रहे बिल्कुल ठीक बात है, और आप लोग इसको मानना, ना तो लड़की वाले से डिमांड करना और ना ही लड़कों वालों के पास इस चीज कोई चीज यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम में ये दिया हुआ है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो जेंडर को सामाजिक संरचना मतलब समाज ने बनाया हुआ है, तो दोनों जेंडर को इक्वल रखना है, तो दोनों जेंडर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। ठीक है,
देखिए समाज से बहिष्कार तो हम कर ही नहीं सकते, जहां पर भी एक्सक्लूजन की बात आ जाएगी, उनको बहिष्कार करने की बात आ जाएगी, उसको देखते गलत कर देना। बाकी मेरी मेरी अपनी सेटिंग है, मैं अपने आप ठीक करवा दूंगा, ठीक है। अगला है कि सामाजिक हास्यकरण पर उनको ऐसे बच्चों का नहीं करना, उनका समायोजन कैसे करेंगे बाकी दूसरे बच्चों के साथ में। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मैंने कहा ये भाई साहब मानक जहां पर भी आपको दिख जाए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो, स्टैंडर्डाइज पेपर हो, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हो, स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो, जहां पर भी आपको दिख जाए देखते गलत काट देना, ये आपका नेगेटिव होता है। अगला है विभेदित निर्देशन यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसको यहां पर शिक्षण दिया जाए, जहां पर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहां पर उसको शिक्षण दिया जाए, उन बच्चों का समायोजन किया जाए, वो होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है। अलग अलग बच्चे की मोटिवेशन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देना है, एक प्रकार का उसको निर्देश नहीं देना, अलग अलग प्रकार से उसको देना है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का समायोजन करना है, तो फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हे भगवान डीडी होगा गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा को, यानी जो आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम है, एक ऐसी क्लासरूम जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जैसा आप लोग हो, सभी को मैं यहां पर इक्वल एजुकेशन यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, ये पूछा है कौन सा कारक नहीं है। पहला आपके सामने दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखा, मान लीजिए इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है, स्कूलों की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल का हाल आपने देखा, अगर मैं केवीएस एनवीएस के हटा दूं तो जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल आपने देखा है, अगर वहां पर हमें समावेशित करना है सभी बच्चों को, चाहे बच्चा धीमी गति से सीखने वाला हो, तेज गति से सीखने वाला हो, गरीब घर का बच्चा हो, अमीर घर का बच्चा हो, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कुछ बच्चा आपकी क्लास में स्लो लर्नर है, तो उनके लिए टीएलएम होनी चाहिए, ताकि उनको टीएलएम के माध्यम से उनकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। अगर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं रहेगी तो इसको प्रभावित करेगा नहीं करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा। अगला है शिक्षार्थियों के बीच में विविधता, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है सभी बच्चों के बीच में, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको अलग अलग बच्चे सभी देखने को मिलेंगे, तो उनके बीच में जो विविधता होती है ये इसको प्रभावित करने वाला कारक होती है, ठीक है। मीडिया प्रभावित किसी भी तरीके से नहीं करेगी, मीडिया का कोई रोल नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, तो इसको प्रभावित नहीं करेगी, ये नेगेटिव है। मूल्यांकन तंत्र, अगर उनका मूल्यांकन इवोल्यूशन सिस्टम अच्छा होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग यहां पर इवोल्यूट किया जाएगा, तो आपका ये भी आपका प्रभावित करने वाला कारक है। ए, बी और डी प्रभावित करने वाले कारक है, ये नहीं है। सो आंसर आपका सी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, सी के साथ यहां पर जा रहे हो, ठीक है। मोहम्मद नईम अंसारी फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, नहीं भाई फर्स्ट नहीं है नईम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखे सामने स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मैंने कुछ अलग एग्जाम से लिए हुए, क्योंकि सीटेट के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रटे रटाए होते हैं, ठीक है। तो कुछ ये मैंने अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया कि थोड़ा सा लेवल भी बना रहेगा और थोड़े यूनिक क्वेश्चन भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की जो आपकी खेल विधि है, यहां पर आपके सामने मेथड दे दिया प्लेवे मेथड। देखिए प्लेवे मेथड ऐसा मेथड होता है जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि आपका बाल केंद्रित होता है। क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी कि आपका बाल केंद्रित आपका मेथड होता है प्लेवे मेथड, जहां पर बच्चे खेल कूद के माध्यम से सीखते हैं, ये आपका प्लेवे मेथड होता है, ठीक है। तो कौन सा एक खेल के तत्व होते हैं वो आपको बताना है। अब देखिए जो प्लेवे मेथड है, मान लीजिए हम लोग स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर मान लीजिए हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए हमने क्रिकेट का प्लान बना लिया, चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो प्लेवे मेथड के माध्यम से हम यहाँ पर एक खेल खेल रहे क्रिकेट। तो अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो आपस में क्या करेंगे, सहयोग और सहभागिता हमारे बीच में आएगी ना, हम लोग कोलैब करेंगे ना, भले ही बच्चे यहाँ पर बीच में आपस में दुश्मन हो, लेकिन उसके माध्यम से भी जब क्रिकेट खेलेंगे वहां पर दोस्त बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपस में तालमेल नहीं बैठाएंगे ना तो यहां पर आप लोग हार जाओगे। तो यहां पर कोलेबरेशन और कोऑपरेशन दोनों ही बच्चों के बीच में देखने को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट इसी से निकल रहा है, बच्चों का सामाजिक विकास भी इसके माध्यम से हो रहा है। सो फर्स्ट आपका सही है। दूसरा आंतरिक प्रेरणा, यानी कि आपका इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक बोल दो या इंटरनल बोल दो, यहां पर बच्चों का इंटरनल मोटिवेशन रहेगा। क्यों, गेम के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट आता है, छोटा बच्चा खेलकूद के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से सीखता है, तो बच्चे का इंटरनल मोटिवेशन रहेगा, यार मुझे जीतना है दूसरी टीम से, यार मुझे कई सारे सिक्सर मारने, सिक्स मारने हैं मुझे, ठीक है। तो इंटरनल मोटिवेशन रहेगा। बिना किसी डर के काम करना, बच्चा यहां बिना किसी डर के काम करेगा। क्या काम करेगा, डर नहीं होगा यहां किसी को, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, किसका डर है, कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रहा है उसे यहां पर। अगला है आत्म अनुशासन, यहां पर बच्चे का खुद का अनुशासन बनेगा। अगर खुद को अनुशासन में नहीं रखा, अगर मान लीजिए उसने रन लेने के लिए भागना है और सही से नहीं भागा, तो उसका
जो पार्टनर है वो रन आउट हो जाएगा, उसकी टीम हार जाएगी, तो खुद को अनुशासन में रखता है। सो सारे आंसर आपके ठीक हो जाएंगे, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो, बी के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 22,000 हम लोग हो गए। मुझे ऐसा उम्मीद है अगर मैंने इस साल मैराथन क्लास कराई ना तो आप लोग 1 लाख मतलब रिकॉर्ड बना दोगे, जो कि पिछले कई सालों से आप लोग मेरा रिकॉर्ड बनाते आ रहे हो पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं देखता हूँ ठीक है कि क्या बनेगा। अगर हुई तो ऐसी मैराथन होगी इस बार, आप लोग देखना। ठीक, रेनू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। समस्या आपके सामने क्या है, जैसे मैंने बताया था समस्या समाधान के आपके चरण यानी कि स्टेप बताए थे। सीटेट आपके सामने समस्या है, तो रेनू नाम की कोई लड़की है, वो क्या काम कर रही है, इस समस्या से आपके जो अलग अलग समाधान अलग पहलुओं पर विचार कर रही है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, सचिन सर की क्लास देखेंगे, ये इनका बैच लेंगे, और अलग अलग पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। सही समाधान ढूंढ लेते कि सीटेट का एग्जाम कैसे पास करा जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए कैसी सोच वो सोच रही है, क्या वो अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, बिल्कुल ठीक बात है। अपसारी चिंतन यहां पर बात हो रही है आपके, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। वो चिंतन जिस पर किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान होते हैं। क्या होते हैं, समस्या के एक से ज्यादा समाधान होते हैं, वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। इस थिंकिंग के अंदर आपकी देखने को मिलती है क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, रचनात्मकता इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, या कह सकते हो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचता है। क्या सोचता है, यहां पर बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहां पर सोचता है। तो ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई सीटेट का एग्जाम कैसे पास करोगे, तो आप लोग अलग अलग तरीके से बताओगे, सर ये पढ़ेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपकी क्लास लेंगे या बैच लेंगे, बैच में ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। तो आपने समस्या के एक से ज्यादा समाधान बता दिए। अगर किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान हो तो वो हो जाता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाता है, यानी कि आपका अभिसारी चिंतन ही वो हो जाता है। अगर मैं कहूं कि आप लोग सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद क्या बनोगे, तो सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ आप क्या बन सकते हो, टीचर ही बन सकते हो, पुलिस वाले नहीं बन सकते, बैंक वाले नहीं बन सकते। तो यहां पर आपके सामने समस्या आई, उसका सिर्फ एक समाधान था कि टीचर आपको बनना है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर से हो जाएगा। ईगो सेंट्रिक आपका नहीं होगा, एम जो आपका एम केंद्रिता होता है, जो आपके जीन प्याजे ने बताया। ठीक है, बच्चा जो ईगो सेंट्रिक होता है, इरेशनल तो आपका होने से रहा, क्योंकि तार्किक होगा। यहां पर बच्चा तर्क करेगा कैसे समस्या का समाधान करना है, अतार्किक नहीं होता। सो आंसर आपका पहला आंसर यानी कि आपका अपसारी चिंतन यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम का एक सक्रिय प्रक्रिया है। जो लर्निंग होती है एक एक्टिव प्रोसेस होती है, बिल्कुल ठीक बात है। जो एक्टिव रहेगा वो सीख जाएगा, जो पैसिव रहेगा वो नहीं सीखेगा। जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, बिल्कुल होती है। निम्न में से कौन सा अप्रोच, कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद एक्टिव की नहीं करता, व्यवहारवाद नहीं करता, सामाजिक संरचनावाद करता, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बात को पढ़ता है। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी चीजें चल रही है, किस चीज के ऊपर चल रही है, रचनावाद के ऊपर चल रही है, जहां पर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, वो आपका किसके अंदर माना जाएगा, रचनावाद के अंदर माना जाएगा। अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, एक्टिव होकर करेगा, खोजबीन तरीके के माध्यम से करेगा। सो आंसर आपका थर्ड आंसर से हो जाएगा। एक ट्रिक आपको बताऊं, जहां पर भी ऑप्शन में ये आपको मिल जाए ना, और बाकी आपको साइको एनालिटिक बिहेवियरिस्टिक आपको मिल जाए, इस पर ठीक कर देना, वो आपका सही होगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि समझ समझ कर आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, वरना इसके ऊपर भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अजर्सन और आपका रीजन का, इसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत सही आप लोग दे रहे हो, आंसर सही लगाते जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है कथन, यानी अजर्सन आपको दे दिया कि किसी नए कंसेप्ट को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। आप लोगों ने लेसन प्लानिंग की है अपने कॉलेज के अंदर, अरे कुछ तो की होगी, आप ऐसी कर दिया। तो जब लेसन प्लानिंग करते तो उसके अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले उसका अलग अलग स्टेप होते हैं। एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूं इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। जब टीचर किसी भी चीज को पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले वो बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है कि बेटा आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक आपका पानी का। तो बेटा पानी के बारे में आप कुछ जानते हो, बच्चा कहेगा जी सर पानी के बारे में जानते हो, देखो मेरी सर पानी की बोतल है, पानी से हम नहा कर आए, सर बारिश
बारिश का भी पानी आता है सर, तालाब के अंदर भी पानी है। तो बच्चे का जो उसका पूर्व अनुभव है, जिसकी प्रीवियस नॉलेज है, सबसे पहले हमें उसे क्लासरूम के अंदर लाना पड़ेगा और फिर अपने चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो टीचर उसके पूर्व ज्ञान को सक्रिय कर रही है, बिल्कुल ठीक है, नई कंसेप्ट को कराते समय। अब इसमें तर्क ये दिया है कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो अधिक प्रभावशाली होता है भाई, जब विषय वस्तु यानी कंटेंट को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। देखिए, एक आपके सीटेट 20 अगस्त वाले एग्जाम में भी ये चीज आई थी, इससे पहले भी आपका रिपीट होता रहा है। अगर यहां पर डीकंटेक्चुअलाइजेशन की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? डीकंटेक्चुअलाइजेशन की बात हो जाए, यानी कि आपका गैर प्रासंगिक की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए? गैर प्रासंगिक। यानी हम बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे अलग हटकर अगर हम उसको कोई एग्जाम्पल बता रहे, उसको तथ्य बता रहे, तो गैर प्रासंगिक माना जाएगा, ठीक है। यानी आपका इररिलेवेंट माना जाएगा, असंबंधित खंड माना जाएगा। मैं आपको यहां पर सीडीपी पढ़ा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि और बताओ भाई, आपकी भैंस ठीक है, दूध ठीक दे रही है, दूध ठीक पी रहे हो, थोड़ा मेरे लिए भी भिजवाना। अबे इसका सीडीपी से क्या मतलब भाई? तो ये क्या हो जाएगा? ये गैर प्रासंगिक हो जाएगा। तो इसके रूप में इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा रहे हो, जानकारी दे रहे हो, उससे संबंधित ही होनी चाहिए, ठीक है। सो आंसर आपका ये ठीक हो जाएगा, ये गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं भाई, डी नहीं होगा, थर्ड होगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक और अजर्सन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कथन यानी अजर्सन का। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, चाहे वो जो भी विचार हो वो भ्रांतियां ही क्यों ना हो, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके विचार साझा करता हूं कि और बताओ भाई, सीटेट के एग्जाम को कैसा आप लोग पास करोगे, तो आप लोग अलग अलग विचार बताओगे, ठीक है। कोई कहेगा कि सर मैं तो एक प्रकार की ऐसी गोली है उसको खाते हो जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब आप लोगों की अलग अलग भ्रांतियां होती है। इसी प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के बाद बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे बच्चे के बाद बहुत सारे क्या होते हैं? मिसकंसेप्शन होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को, चाहे बच्चे की गलती हो, चाहे बच्चे के मिसकंसेप्शन हो, इन मिसकंसेप्शन को आपको क्या मानना है? इनको आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट मानना है। छोटा बच्चा बहुत मिसकंसेप्शन लगाता है कि सर आप ये पानी का टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो पानी तो सर ये बारिश में ऊपर कहां से आ जाता है सर, ठीक है। क्या यहां पर कोई परी दे देती है ऊपर बादलों से पानी? तो ऐसे मिसकंसेप्शन बनाता है। फिर आपको ये जो पानी बनने का जो प्रोसेस होता है वो आपको समझाना पड़ेगा। ये नहीं कि आजा परी तुझे भी बनाता हूं, ठीक है, आजा तू पापा की परी तुझे भी बनाता हूं, और वहां पर पहले के टीचर तोड़ देते थे, पनिशमेंट देते थे। ये काम नहीं करना। आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों से जुड़े जो आपकी भ्रांतियां होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, ये उसकी कैसी अवधारणा होती है? ये बच्चों की भोली भाली अवधारणा होती है। ऑप्शन के अंदर ये आपको पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे के मिसकंसेप्शन आपको हमेशा महत्वपूर्ण मानने हैं। अब इसमें तर्क ये दिया है कि जो भ्रांतियां होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, ये विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन बच्चे के माइंड में रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे वो आ रहा है कि ये क्या आ रहा है, सेंटा क्लॉज वाला जो आपका रहता है 25 दिसंबर को, ठीक है, क्रिसमस डे अभी आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को कहा जाता है कि बेटा जब तुम सो जाओगे ना तो क्रिसमस जो सेंटा क्लॉज आएगा वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएगा, ठीक है। तो बच्चा ऐसे मिसकंसेप्शन बना लेता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और तार्किक होता जाता है, उसके माइंड के अंदर ये चीज नहीं रहती, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है और ये इसकी सही प्रकार की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। और इसकी कहा है भाई और सही व्याख्या भी है। सो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोगों ने भी ये कहानी सुनी थी। एक दिन मैं पूरी रात जागा था कि आज तो पकड़ लूंगा सेंटा क्लॉज को और देखता हूँ क्या मतलब गिफ्ट देकर जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं आया, ठीक। सो गया था मैं थोड़ी देर बाद, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि संवेगों और संज्ञान, यहां पर बात हो रही है आपके इमोशन एंड कॉग्निशन के बारे में, जो आपके सीटेट के सिलेबस में दिया भी हुआ है। तो इमोशन एंड कॉग्निशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका इमोशन क्या होता है? जो आप लोग यहाँ पर हंसते हो, हंसना हो गया, ठीक है, प्यार करना हो गया, यहाँ पर आपके गुस्सा करना हो गया, आश्चर्य करना हो गया, ये सब आपके इमोशन होते हैं। मैंने आपको बताया था इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जब आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना आ जाए तो समझ लेना आपका इमोशन डेवलपमेंट हो चुके हैं। और मैंने इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दिया था जिसके बाद आपकी बहुत हंसी आई थी। आप लोगों ने मेरे पास वीडियो क्लिप भी भेजी कि सर पेट दुख रहा है। जैसे मैंने बताया था अगर किसी की मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद वहां पर जो महिलाएं होती है रोना शुरू कर देती है। उसके बाद जैसे कुछ और महिला कुछ समय के बाद आती है, फिर रोना शुरू कर देती है, फिर चुप हो जाती है। फिर कुछ और महिला आती है, फिर रोना शुरू करते हैं, फिर चुप कर जाती है। तो पता नहीं महिलाओं के अंदर ये इमोशन जो होते हैं इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं। जबकि पुरुष आते हैं, पुरुष आते ही उनके इमोशन ऐसे रहते हैं और भाई क्या दिक्कत हुई, परेशानी हुई, और उसके बाद जो जाकर बैठ जाएगा। अगला पुरुष आएगा, बाकी पुरुष नॉर्मल बात करेंगे, महिलाएं रोएंगी फाड़ फाड़ के जो है, ठीक है। जैसा पता नहीं एकदम रोना इमोशन कैसे चेंज कर दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इमोशन होते हैं ना,
ठीक है, जो महिलाओं के भी होते हैं या पुरुषों के भी होते हैं, जिसको इमोशन पर कंट्रोल करना आ गया, समझ लेना वो आपका स्वयंगात्मक रूप से इमोशनल डेवलपमेंट उसका हो चुका है। और यहाँ पर आपके सामने एक टर्म दी हुई है कोग्निशन, जिसके माध्यम से आप चीजों के बारे में जानते हो, अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट जो आपका होता है, मानसिक विकास जो आपका होता है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता, आपके कॉग्निशन के थ्रू यही नहीं पता कि आपको कहां रोना है, किस पॉइंट पर कितना रोना है, तो यही किरकिरी होगी। जैसे मैं किरकिरी कर रहा हूं महिलाओं के ऐसे रोने वाले की। अब कोई सही महिला होगी वो एक बारी में जाएगी, एक बारी में थोड़ा बहुत रोएगी, और बाद में कोई भी महिला आती रहेगी तो बार बार थोड़ी रोगी। क्यों? क्योंकि उसके कॉग्निशन के अंदर ये पता चल गया है कि मैंने एक बार अपना इमोशन दिखा दिया, बार बार रो के मैं क्यों दिखाऊंगी। लेकिन पता है ऐसी लेडीज को जो मतलब बाकी महिला होते हैं, वो पता है क्या कहते, देख अंग्रेजन, ये बस एक बार रोई है, ठीक है, दिखावा करने के लिए आई है। उन बेचारों को ऐसे मार दिया जाता है। तो इमोशन एंड कॉग्निशन के बीच में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहां पर दिया है कि उच्च स्तरीय जो दुश्चिंता होती है उसके समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, बेहतर नहीं करती भैया आपकी समस्या समाधान कौशल को, ठीक है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ठीक बात है। बैलेंस उत्साह भागीदारी जैसे पुरुष करते हैं, ठीक है, वो बैलेंस बना के रखते हैं अपने इमोशन के अंदर, महिलाओं की तरह बार बार नहीं टूटते रोते हुए, ठीक है, मर गया अब की हो गया वो हो गया। तो क्या काम करते हैं? संतुलित उत्साह भागीदारी रखते हैं और लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। सो सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने। निराश अधिगमकर्ताओं और अधिक प्रयास करने को मोटिवेशन नहीं देते, शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को ये भी नहीं देते, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा जो आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने कि प्रभावशाली समस्या समाधान में यानी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसके बहिष्करण की यानी कि किसके एलिमिनेशन की यहां पर आवश्यकता होती है। समस्या समाधान में किसे आप बाहर निकालोगे उसके ऊपर यहां पर आपको बताना है, ठीक है। सर यू आर द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर, अच्छा भाई ठीक है, बताओ भाई समस्या समाधान में किसे निकालोगे। देखो एक टर्म आती है फंक्शनल फिक्सनेस, जिसको कहा जाता है कार्यात्मक स्थिरता, कभी कभी हिंदी में एक और वर्ड आता है प्रकार्यात्मक स्थिरता, ठीक है, इसलिए याद इसको फंक्शनल फिक्सनेस इंग्लिश में करना। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है जब किसी समस्या का समाधान सिर्फ आप एक ही तरीके से करते जा रहे हो तो आपका फंक्शनल फिक्सनेस हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक कील गाड़नी है दीवार के अंदर, ये कील गाड़ते जा रहे हो, अब ये कील गाड़ते गाड़ते टेढ़ी हो गई, अब ये गड़ेगी थोड़ी अंदर, और खूब गाड़ते जा रहे हो, तो आपको जो कील अंदर गाड़नी है, ठीक है, ये अपनी समस्या का समाधान करना है, तो दूसरी कील लगा लो भाई ये कील मुड़ गई नहीं होगी। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस है, ठीक है, जो आपकी समस्या समाधान में बाधक होती है, प्रॉब्लम डालती है, ठीक है। यानी आप किसी समस्या का समाधान सिर्फ एक तरीके से करते जा रहे हो तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम डालेगी। सो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग में तो अलग अलग समस्याओं के अलग अलग प्रकार से समाधान देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोकस अटेंशन नहीं होगा। अगर फोकस अटेंशन रखेंगे ना तो समस्या का समाधान होता है, प्रॉब्लम नहीं डालता। और एनालॉजिकल थिंकिंग के अंदर होता है जब समस्या से मिलती जुलती समस्या आप उसका समाधान करना शुरू कर देते हो। किसका? मिलती जुलती समस्या का समाधान शुरू कर देते हो। जैसे सीटेट का आपका एग्जाम है, 150 नंबर के पेपर आएंगे, उससे जुड़े हुए मान लीजिए आपने यहां पर मॉक टेस्ट लगा लिए, तो मॉक टेस्ट यानी इस समस्या से मिलती जुलती समस्या आप लोगों ने कर ली, मॉक टेस्ट कर ली, तो ये तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी देगा, ये तो आपके समाधान में हेल्प करेगा। तो तीनों चीजें समाधान में हेल्प करती है, जबकि पहले वाला बाधक होती है। सो आंसर आपका पहला यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश अधिगम को, डैश लर्निंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव रूप से, कौन सा नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। पहला आपके सामने दिया हुआ है विचार वेश दिया हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी ब्रेन के अंदर जब स्टॉर्म आता है यानी मस्तिष्क के अंदर जब तूफानों का विचार आता है, ठीक है, तो या तो आपका पॉजिटिव मानी जाती है, तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, बिल्कुल प्रभावित करेगी। कंसेप्ट मैप, जब आप लोग अपने माइंड के अंदर अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट बना के रखते हो, ठीक है, जैसा मान लीजिए सीटेट से संबंधित बनाया हुआ है, ये सीटेट के भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी, ये सचिन सर दिख रहे हैं, अरे कैसा बना दिया मुझे, ठीक है ये उसके अलावा मॉक टेस्ट दिख रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो, तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपने अपने माइंड के अंदर बनाए हुए, ये तो पॉजिटिव रूप से करेगा, जबकि इसने कहा है ये वाला नेगेटिव से करेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला दिया है कि पैसिव इमिटेशन यानी कि निष्क्रिय रूप से नकल करना, यानी नकल भी करो लेकिन निष्क्रिय रूप से, तो भैया आपका पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपका सकारात्मक का है, ये तो वैसे ही नकारात्मक हो जाएगा। अगला दिया इसने चर्चा करना, बिल्कुल ठीक बात है, चर्चा करने से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा लर्निंग। जब आप लोग चीजें सीखते हो डिस्कशन होता है ना, हमारा भी तो डिस्कशन हो रहा है, लेकिन उसमें दिया है कि समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की यहां पर बात हो रही है। यार
यार क्रिटिकल थिंकिंग को इस वाले डैश के अंदर इसने नेगेटिव माना है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव होती है, जहां पर बच्चा खुद अपने दिमाग का यूज करके सही गलत का डिसीजन लेता है, तर्क करता है। तो इसको नेगेटिव कैसे मान सकते हो, ये भी गलत हो गया। अगला है कि स्कीमा सक्रियता, इसकी माँ का माँ सक्रिय, इसकी माँ सक्रियता यानी इसकी माँ सक्रियता है। ठीक है यार, क्या बोल रहा हूं मैं भी। या हमारे माइंड के अंदर जितने प्रकार के स्कीमा बनते रहते हैं, जैसे आपके माइंड के अंदर ये कंसेप्ट बने, सीटेट के बने, मेरे से जुड़े बने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने, जो आपके जीन पे आज नहीं दिया था, जब इसकी सक्रियता रहेगी तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, नहीं करेगा, करेगा। और दूसरा है अधिगम असक्ता, यानी कि सीखने में जो यहां पर आपको असक्त कर रहा है वो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। मान लीजिए आप लोग किसी चीज से परेशान हो, आपके पास संसाधन नहीं है, या सीखने में कोई आपको डिसऑर्डर है, तो ये कैसे करेगा, नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। तो इसकी मां सक्रियता सकारात्मक रूप से, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, और ये इसको नकारात्मक रूप से। सो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, हाँ मैथ्स पेडागोजी कराऊंगा भाई अगली क्लास में। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, यानी किस प्रकार की पेडागोजिकल चीजों को रिकमेंड करती है। पहला आपके सामने दिया हुआ है परीक्षा केंद्रित, जी नहीं, एग्जाम सेंट्रिक की बात नहीं करती। ठीक है, टीचर सेंट्रिक की बात नहीं करती, लर्नर सेंट्रिक की बात करती है। एक्सक्लूजन, जहां पर भी आपको दिखे बहिष्कार दिखे, देखते गलत काट देना। किसकी बात करती है, अधिगम केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है। सो आंसर आपको यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव होता है। खोजिए अधिगम यानी कि आपका डिस्कवरी लर्निंग, जब बच्चा खोजबीन करके चीजों को सीखता है, बिल्कुल ठीक बात है। और सहभागी अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है, आपस में कोलैबोरेट करके सहयोगात्मक तरीके से सीखता है। तो ये एक डैश क्लासरूम की विशेषता है। ये किस प्रकार की क्लासरूम की विशेषता है, क्या ये व्यवहारवादियों के, जी नहीं, व्यवहारवादी तो ये बताते थे कि बच्चा जो अपना पैसिव तरीके से सीख रहा है, ठीक है, रट के सीख रहा है, खाली बर्तन के समान है, कोरे कागज के समान है। ये प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की बात है, जिसके बारे में आपके जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के बड़े प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ये प्रगतिशील शिक्षा की बात होती है। टीचर सेंट्रिक नहीं होता, पैसिव नहीं होता, ये होता है आपका चाइल्ड सेंट्रिक होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और पैसिव की जगह होता है आपका एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपके फिर इसी के अंदर आ जाएंगे, आपकी प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंदर जो जो अपनी बातें बताई थी ना, जो आप लोगों ने इनसे 2005 पढ़ा है, जो 2022 में आने वाला है, इनके जो सिद्धांत है, इनकी जो बातें है, इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन आज की डेट के अंदर तक भी इनका हो रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखो क्वेश्चन आ गया जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जेंडर से जुड़ी हुई वो पहले से पूर्व निर्धारित, पहले से चलती आ रही धारणा है, जो हमारे समाज के अंदर चल रही है कि लड़कियां मैथ्स के अंदर कमजोर होती है, ये समाज ने बताया। लड़कियां कमजोर होती है, कोमल होती है, नाजुक होती है, समाज ने बताया। लड़कों से कहा कि क्यों लड़कियों की तरह रोते हो। ठीक है, तो लड़कियों रोना भी लड़कियों से यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लड़कियां बेवकूफ होती है, ठीक है, दिमाग उनका घुटने में होता है, ये समाज ने बताया। ठीक है, और बता दो 2-4। ठीक है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। ठीक है, लड़के एक नंबर के बेकार होते हैं, लड़कियों के मुकाबले ज्यादा भरोसा नहीं करते, इस प्रकार से समाज में चलती रहती है। तो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप रहता है। तो कौन सा ऑप्शन जेंडर स्टीरियोटाइप को यहां पर दिखाता है, जरा नजर डालते हैं। ठीक है, लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, जी नहीं, शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम नहीं है, लड़कियां पिछड़ी हुई है, कमजोर है लड़कियां। अगर इस तरीके की बात होती तो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होता, बट इसने कहा है कि कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। तो ये तो इसको दर्शा नहीं रहा ना, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप को यहां पर खत्म कर रहा है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। देखो यार, आंसर तो यही ठीक है, लेकिन यार हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली है, मैं लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली होती है, कोमल होती है, चलो कोमल मान लेंगे, और भावुक होती है। तो इसके बारे में ये किसने चीज बताई, ये समाज ने हमें चीज बताई है कि लड़कियां जो होती है बहुत अच्छा व्यवहार करती है बेटा, वो भावुक होती है, कोमल होती है, इनसे तो धमकाए भी मत करो इन्हें ज्यादा। ठीक है, ये तुम्हें धमका दे कोई बात नहीं, ठीक है, क्यों भाई लड़कों हाजिर लगाओ। तो ये आंसर आपके जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि समाज ने हमें ये चीज बताई है कि लड़कियां ऐसी होती है।
तो वाकई में ऐसी होती है? बताओ। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है, तो ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म कर रहा है, ठीक है। लड़कियां लड़कों की तरह ही शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती है, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप को यहां पर खत्म कर रहा है, ठीक। सो आंसर आपका सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा। हमारी क्लास में एक लड़की थी, ठीक है, उसको हम बोलते थे पहलवान, भाई ऐसे हाथ दबा दबा के मारती थी, ठीक है। तो कोमल की तो बात यहां पर छोड़ ही दो, ठीक है। हालांकि समाज चल रही है, तभी तो जेंडर को सामाजिक संरचना माना जाता है। समाज ने कहा इन्हें कुछ मत कहो, ठीक है, ये नाजुक होती है, कोमल होती है भाई लड़को। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब सारी लड़कियां कह रही है यस सर हम होती है, ठीक है। एक लड़के का है विकास ठाकुर का नहीं होती सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अभिकथन यानी कि अर्जर्सन। एक ऐसी क्लासरूम जिसमें विविध सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी है, जैसा हमारी क्लासरूम है, तो वहां अध्यापिका को मानकीकृत, अब मैं इसे काटने वाला था, मानकीकृत सुनते ही देखो, मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर ये मानकीकृत पाठ्यक्रम से बचने की बात नहीं करती, अभी मैं इस पे गर्व वाला क्रॉस लगा देता जो सलमान खान लगाता है। तो मानकीकृत से बचना चाहिए और उसकी जगह आपके लचीलेपन वाले पाठ्यचर्या को आपको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अभिकथन यानी कि अजर्सन आपका ठीक दिया हुआ है। कारण इसमें दिया हुआ है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं। बच्चा या व्यक्ति कोई भी इंसान अच्छे तरीके से तब सीखता है जब वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। कभी भी वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा तो सीख तो जाएगा, लेकिन इंटरनली मोटिवेटेड जो बच्चा होगा या व्यक्ति होगा उसके मुकाबले में कम सीखेगा। आप लोग जो जितने वीडियो देख रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लगभग 99% लोग ऐसे होंगे जो इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, यार हमें एग्जाम पास करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अपने जिंदगी को संवारना है, ठीक है। किसी का मकसद ये नहीं होगा कि मेरे पापा मुझे बाइक दिलाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे सीटेट के पास, या मेरे शादी करा देंगे। तो ये आपका गलत है और फर्स्ट आपका ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? ए और थर्ड के साथ। थर्ड है भाई, थर्ड आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ भाई, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के बेस पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना। हमें बच्चों का किसी भी आधार पर उनको लेबल नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी। जैसा हमारा इवोल्यूशन होता था तो टीचर लेबल लगा देता था, ठीक है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये ज्यादा शैतानी करता है, इसका आईक्यू लेवल कम है, जो बहुत शैतान हो गया, इस प्रकार से लेबल लगा देते हैं। माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में अक्षम है। मैं बताऊं, अपनी क्लासरूम में हमारी जो मैडम थी जो फीस काटती थी, ठीक है, हम उसको काउंटर वाली मैडम बोलते थे। कितना ही अच्छा कर लो क्लासरूम में, हर बार जैसे घर से कोई भी आता था तो तभी शिकायत बोल देती थी, बहुत शैतान हो रहा है, अरे इस बार तो बढ़िया नंबर आ गए। हर बात पे पेरेंट्स से क्या काम करती थी? शिकायत करती थी हमारी, मतलब हम उसको उनको काउंटर वाली मैडम बोलते थे, ठीक है। अगला आपके सामने दिया हुआ है, विद्यार्थियों में तुलना करना। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों में कंपैरिजन करने की बात कर दी, जैसे इन्होंने कर दी, जैसे हमारे स्कूल में करते थे, ठीक है, कि देख उसका घनश्याम का लड़का फिर से कितना बढ़िया लेकर आ गया, तू ऐसे का ऐसी है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियां होती है और उनके सामर्थ्य को समझा जाता है। ये फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ किसके साथ जा रहे हो? फोर्थ के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आपका हो जाएगा। जो भी प्रक्रिया में जो चुनौतियां आए, जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम आए, या बच्चे में जो सामर्थ्य हो, इन सभी चीज को समझने के लिए बच्चों का इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। आपके भी तो जो घर वाले उनसे करते थे शिकायत, जो टीचर है स्कूल के अंदर करते होंगे जरूर, ठीक है। बहुत शिकायत करते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक टीचर ने कहा कि तुम अपने कल घर वालों पापा को बुला के लाओगे, ठीक है, वरना मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा हाथ तोड़ दो लेकिन बुला के नहीं लाएंगे, ठीक है। तो हाथ पे धड़ाधड़ डंडे मारे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतने तो पता नहीं कितनी बार खाया है, ठीक है। तो घर वालों के नाम पे हर किसी के साथ ये होता था कि घर वालों को नहीं लाएंगे, बिल्कुल। अगला है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए यहां पर अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा है विजुअल इंपेयरमेंट है, ठीक है, जो आपका आरबीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 वाला, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता दी हुई है। एक प्रकार की बात आपका करता है विजुअल इंपेयरमेंट यानी दृष्टिबाधिता। जो बच्चे देखने में असमर्थ है, देखने के अंदर जिनको दिक्कत आती है, जिनका लो विजन है या जिनको सही प्रकार से दिख नहीं रहा, तो ऐसे बच्चों का आपको समावेशन करना है, यानी दूसरों बच्चों के साथ उनको समान प्रकार से शिक्षा देनी है। क्या करोगे आप लोग? जितना हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में दोगे। यार जब बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, तो लिखित में कैसे कर दोगे? लिखित में नहीं करोगे। जो भी होनी चाहिए बच्चों के लिए सुनने वाली होनी चाहिए, महसूस करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा, देखो फिर वही वाली बात होगी, फिर लेखन की बात होगी रंगीन की। जब देख नहीं सकता तो लेखन का क्या फायदा?
कंसेप्ट की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर आरेख बनाना, अरे भाई देख नहीं सकता। जानकारी को प्रस्तुत यानी उसको प्रेजेंट करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अगर बात हो जाए विजुअल इंपेयरमेंट की, दृष्टिबाधित बच्चों की बात हो जाए, तो यहां पर आपको सारे अपनाने हैं तरीके जो आपको मौखिक रूप से बोलने वाले हो। अगर यहां पर आपके सामने हो जाए ऑडियो इंपेयरमेंट हो जाए, ठीक है, ठीक है, ऑडियो इंपेयरमेंट हो जाए यानी कि आपकी श्रवण बाधिता हो जाए, सुनने से संबंधित हो जाए, तो ये सारे तरीके आप लोग अपना लेना जहां पर बच्चों को चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। सो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ देख लिया भाई, आपका दीदी देख लिया, दीदी के साथ जा रहे हो। अगला है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, यहां पर बात हो रही है आपके गिफ्टेड स्टूडेंट की बात हो रही है। कौन से गिफ्टेड स्टूडेंट की बात हो रही है? जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस का होता है। पता नहीं मेरी क्लास में कोई बैठा है या नहीं बैठा, ठीक है, कुछ तो जरूर बैठे होंगे तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट रहते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस का होता है, जो जिनके अंदर अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, जैसे आपने वो मूवी देखी जिसके बारे में मैंने अभी कहा, 3 इडियट, आमिर खान जिसमें वो बना था, चतुर्लिंगम बना, क्या बना था, तो वो जो भी बनाओ, तो उसके अंदर वो गिफ्टेड बच्चा था जो आमिर खान था उसके अंदर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्रिस मूवी देखी है, तो क्रिस जो था गिफ्टेड था, पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, 3rd क्लास के अंदर था, तो 5th क्लास उससे आगे के सवाल को सोल्व कर लेता था, ठीक है। जैसे गूगल बॉय आता है, गिफ्टेड बच्चा है। तो गिफ्टेड बच्चा निम्न में से क्या सही है उनके बारे में? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, गलत। वे कन्वर्जेंट तरीके से नहीं, डाइवर्जेंट तरीके से सोचते हैं, अपसारी तरीके से सोचते हैं, और वो परंपरागत तरीके से नहीं सोचते, उनके सोचने का खुद का एक नजरिया होता है, ठीक है। सो पहला आपका गलत हो जाएगा। उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, गलत। उनमें सीखने के प्रति कम नहीं, ज्यादा ग्रहणशीलता होती है। और दूसरी बात, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं बाकी दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से चीजों को ग्रहण करते हैं, बहुत तेजी से जल्दी चीजों को सीखते हैं, ठीक है। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, गलत। जो आपके गिफ्टेड बच्चे रहते हैं इनके अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जोखिम लेते हैं, जैसे आमिर खान जोखिम लेता था हर चीज को सीखने के लिए, किसी भी क्लास में जाके बैठ जाता था, ठीक है। अब ये नहीं वो कहता था कि ज्ञान कहीं से भी ले लो, ठीक है, तो जोखिम लेते हैं, ये भी गलत। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है उनके मेंटल प्रोसेस के अंदर। सो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ये जो इसका आंसर दिया हुआ है। अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है, उसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अभिकथन यानी कि अजर्सन आपको दे दिया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जा थोड़ा सा और चल जा भाई, मोबाइल कमेंट चलते रहेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिकथन यानी कि अजर्सन। एक अध्यापिका को क्लास में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये सभी वो चीजें जो कोलैबोरेशन करना, डायलॉग करना, डिबेट करवाना, जो आपके चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंदर आते हैं, जो बच्चे की प्रोग्रेस के लिए आपके आते हैं, तो ये बिल्कुल उसको बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है अजर्सन। कारण इसमें दिया हुआ है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सर्जन में सक्षम होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। समाज से इंटरेक्ट जब बच्चा करता है, देखिए जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर अपने दोस्त यार हो गए, टीचर हो गए, अपने आस पड़ोस हो गए, उनसे जब बच्चा इंटरेक्ट करता है ना, तो वो अर्थ का सर्जन करता है, क्रिएट करता है अपने सामने ज्ञान को, ठीक है। सो ये भी ठीक है, यानी जो इसमें कारण दिया है ना इसके बारे में कि जिसके माध्यम से बच्चों को बातचीत कराते हैं, सहभागिता कराते हैं, वो बिल्कुल ठीक कराता है, क्योंकि सामाजिक इंटरेक्शन जब बच्चा करेगा तो अर्थ सर्जन में सक्षम हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या होती है। ये मैंने 30 क्वेश्चन कराए, हालांकि 30 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये लगभग आपके 70-80 तक बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं चीजें पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, एक क्वेश्चन से जुड़ी कई चीजें आपको बताता हूं। अब ईमानदारी से आप लोग मुझे अपना स्कोर बताइए कि 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ है, वो आप लोग मुझे यहाँ पर स्कोर बताइए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर दिया करो, उनका भी भला हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी क्लासेज इसी प्रकार चलती रहे। और जिनको कोर्स लेना है तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोग ले लेना, फिर आप लोग कोई किताब विताब, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। और सभी टीचर आपको वहां पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। अब बताइए भाई आपका क्या स्कोर है, 1-2 कमेंट अब मैं आप लोगों के लिए देख लूं, ठीक है। ठीक है भाई, अरे वाह, लास्ट तक 20,000 के 20,000 ही टिके हुए हो, ठीक है वाह भाई, कमाल हो गया है। ठीक है भाई, पूछिए। वेरी गुड भाई, आपका स्कोर मैं देख लेता हूँ। शोभा के 21 है, मोहम्मद मुनीम के 25 है, शिवपाल के 15 है, मनीष के 22 है, शिवानी के 28 है। वेरी गुड भाई, आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। ठीक है, सोनम के 25, परवेज आलम 28, ठीक है। ये क्या है, बंदना सर का 30 है, 0 है, ठीक है। सर मेरा 27% सही हुआ है, मजा आ गया सर
अच्छा रोज ही ठीक है भाई, वेरी गुड। आपका स्कोर बढ़ेगा धीरे धीरे, एग्जाम तक आप लोग खुद फील करोगे, ये आपका स्कोर जितना भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और पूछे, कोई और सवाल पूछना हो तो, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक। एग्जाम तक आप लोगों को फील हो जाएगा कि मतलब आपकी तैयारी कितनी हो गई है, ठीक। चलिए, स्कोर आप लोगों का बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक, बढ़िया भाई। आपका करिश्मा के 29 है, ठीक है। और उसके अलावा मोहम्मद जीशान के भी 29 है, श्री राम के आपके 26 है, एक नाम एंड टेक्नीशियन के 24 है। अब कैसे कैसे नाम रखते हो। चलो भाई, चलो फ्रेंड्स, ये क्लास खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगा, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। एक कल इन्फॉर्मेशन आपके लिए दूंगा, ठीक है, जो मैंने बताया आपके लिए, ठीक है, एक एज ए गिफ्ट के रूप में। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।